बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क में इस वक्त तकरीबन तमाम असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। केयर टेकर सेटअप्स जो हैं अब उनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी। कौन होगा मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म, कौन होगा सिंध का निगरान वज़ीर आला, कौन होगा बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला, अब यह मामला तय होना बाकी है। कौमी असम्बली की अगर बात करें, आज आखिरी रोज़ है मुशावरत का। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पॉसिबिलिटी है कि आज किसी का नाम सामने आ जाएगा। इन केस आज नाम सामने नहीं आता तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। 3 रोज़ फिर उनके पास होंगे। दो नाम दोनों की जानिब से पार्लिमानी कमेटी में भेजे जाएंगे और अगर वहाँ पर भी मामला सेटल नहीं होते तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मामला को सेटल डाउन करेगा। तो आज के दिन को मिलाकर इलेक्शन कमीशन के 2 दिन भी मिला लें तो तकरीबन 6 दिन, आज का दिन मिला के 6 दिन का टाइम है जिसमें अब निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर होना है। पहले इत्तलात थी इसहाक डार साहब के हवाले से। जब यह मामला शुरू हुआ, इसहाक डार साहब का नाम सामने आया। इसहाक डार साहब के बाद फिर पीपल्स पार्टी से 2-3 नाम सामने आए और उसके बाद फिर डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जब पाकिस्तान आए तो उनका नाम अचानक मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू कर गया कि डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं वो मुमकिन तौर पर अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उसके बाद जलील अब्बास जिलानी साहब, कल से सादिक संजरानी साहब और जाम कमाल साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म की फहरिस्त में समझा जा रहा है कि बड़ा मजबूत नाम है, क्योंकि जो एक इजलास हुआ है इत्तेहादियों का, उस इजलास के अंदर ये तय हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर या बलूचिस्तान से किया जाए या खैबर पख्तूनख्वा से किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से सो फार कोई बड़ा नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने नहीं आया, लेकिन बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने आया है। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा एक पॉलिटिकल सेटअप जिस तरीके से समझ में आ रहा है, इसके बाद इंतखाबात वक्त पर होते, अब सेंसस की नोटिफिकेशन के बाद एटलीस्ट वक्त पर होते तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या फरवरी में भी इंतखाबात होंगे या ये केयर टेकर सेटअप तूल पकड़ सकता है? अगर ये तूल पकड़ता है तो इसका मुल्कों को फ़ायदा या नुकसान होगा, वो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन इन पर मौजूद है नवाब खौस बख्श बारोज़ई साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है नवाब साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नवाब साहब सबसे पहले तो ये जो खबरें आ रही हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से हो सकता है, आप भी कोयटा बैठे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कोई आपके पास इत्तलात हैं, ऐसी कोई खबरें पहुंची हैं? आपका भी नाम सर्कुलेट कर रहा था। हैदराबाद खान, मैं आपसे बताऊं कि जी पाकिस्तान की सियासत में 77 के बाद मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस वक्त तो यहाँ बलूचिस्तान में यकीनन हमारी ख्वाहिश तो होती है कि हमारा एक वजीर आजम हो जो सही तरीके से बलूचिस्तान का मसला भी हल कर ले और पाकिस्तान को भी साथ लेके चले तो हमारा कुछ नाम बने। मैं नहीं देख रहा यहाँ पे ऐसी कोई बात। 77 के इलेक्शन से देखे ना, निगरान हुकूमत में जितना शोर इस दफा हो रहा है कि निगरान वज़ीर आला कौन, निगरान वज़ीर आज़म कौन, लेकिन ये कि समझ में कोई नहीं आ रहा, कोई इक्वेशन नहीं है जी। 77 में भुट्टो साहब ने अचानक इलेक्शन का ऐलान किया तो असेंबली टूट गई, लेकिन वही गवर्नमेंट, वो खुद प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर जो थे वो बहाल थे और इलेक्शन हो गए। 18वीं तरमीम के बाद अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस जो गवर्नमेंट होती है, वज़ीर आज़म वो तय करता है, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर सूबे में करते हैं जी। अब आपके सामने ही है जी, आपकी अपोजिशन लीडर की जो हैसियत है कौमी असेंबली में, वो सबको पता है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो लिखा हुआ भी पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल ये गेम चल रही है। वज़ीर आज़म साहब भी बादशाह हैं, कुछ भी होगा तो मामला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो क्लियर बात है कि कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। लेकिन आप सब कल से सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स भी सर्कुलेट कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर साहब की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि इन दोनों की आपसी मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से पूछते रहे कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। तो आप समझते हैं कि वाकई सूरत हाल ये है? वाकई हकीकत में सूरत हाल ये है, इन दोनों को पता नहीं कि किससे होना है। एक बात तो तय है, बलूचिस्तान की बात है कि वज़ीर आज़म यहाँ से लेते हैं तो ठीक है, फिर सोच समझ के एक ऐसा वज़ीर आज़म ले जो कुछ न कुछ तो क्या कहते हो जी, मरहम तो रख दे किसी भी जख्म के ऊपर, सही किस्म का। सीधी सी बात है जनाब, आपने हुकूमत बनानी है आगे
अब चेयरमैन सेनेट का नाम है, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से है। चेयरमैन सेनेट पहले भी वजीर आजम बन चुके हैं, मोहम्मद मियां सूरो 2007 में, अगर आपको याद हो तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं, जाम कमाल भी बन सकते हैं, डॉक्टर मालिक का नाम भी लिया जा रहा है। वो एक कौम परस्त पार्टी के चेयरमैन सदर है जी, वो कैसे छोड़ के अपनी सियासत को आएंगे केयरटेकरशिप के लिए। हाँ, एक और बात चल रही है, हैदराबाद खान को कह रहे हैं कि जी 8 महीने चलेगी ये गवर्नमेंट और 2 साल तक चलेगी। फिर वारा खाता है सबको जी कि 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी पसमानगी और अपना एजेंडा पूरा कर ले। पाकिस्तान का एजेंडा वो अल्लाह ने चाहा तो सीधा होगा, वरना मैं कोई नहीं देखता इस सिस्टम में। वैसे ये 3 अशखास के नाम आपने लिए हैं, इनमें कोई ऐसा है जिसकी कोई पसमानदगी दूर होने वाली रह गई हो? मतलब सादिक सजरानी साहब की कोई पसमानदगी दूर होने वाली रह गई हो, जाम कमाल साहब की या मालिक साहब की? देयर इज नो लिमिट हैदराबाद खान, लिमिट कोई भी नहीं है जी। पसमानदगी आखिर दम तक वो कबर में जाके पूरी हो जाती है, उसके बाद वो होता है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल विल तो हो, बनाते रहे अपने आप को, लेकिन अच्छाई कोई नजर नहीं आ रही। अब ये है कि पाकिस्तान का अगर सोचना है हमने, तो यकीनन आप देख लीजिए जितने ह्यू एंड क्राई इस वक्त मेरे ख्याल में केयरटेकर सेटअप के लिए पहले कभी नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं सुना होगा। अच्छा साहब, मैं केयरटेकर सेटअप को डिस्कस करूंगा, मैं वफाक की तरफ दोबारा आऊंगा। मुझे बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से बताइएगा, कोयटा में बैठे हुए आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि बलूचिस्तान में क्या केयरटेकर सेटअप आने जा रहा है? किन किन लोगों के नाम यहाँ पर कुछ सामने आए? जी, यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं जी, यहाँ पे कुछ जो लोग बताते हैं, मैं रात एक महफिल में था, एक खाने में था, तो वहाँ पे यही पता चला कि बस वही है जो कहते हैं हु गोज विद द फ्लो। तो अब मसला ये कि कितने लोग हैं जो यहाँ तैयार नहीं है, सब के सब तैयार है। मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर साहब के नजदीक एक दोस्त है, उन्होंने 34 करोड़ की घड़ी टोकन के तौर पे दी है कि मुझे नहीं खिलाने को बनाओ, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ भी यही चल रहा है जी, एक अजीब किस्म का माहौल है। लेकिन एक थिन लाइन है जी, सिल्वर लाइनिंग है, जिसमें नजर आता है कि अब सोच रहे हैं कि नहीं जी, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं शायद रिजल्ट कुछ और ही आए, और अगर रिजल्ट और आते हैं फिर तो ठीक है, वरना ठीक है, मुल्क तो चल रहा है जिस तरीके से भी चल रहा है। वो जो 34 करोड़ की घड़ी वाला मामला है, उस शख्स का वजीर आला बलूचिस्तान बनने का कोई चांस है? उसका नहीं, वो किसी के लिए वो कर रहा है, लॉबी कर रहा है जी। वो उसका दोस्त है जो बतौर वज़ीर आला उसको वो करेगा, फैसिलिटेट करेगा। फिर उसका जो सामान है वो यहाँ बलूचिस्तान से पंजाब और सिंध और दूसरी जगह पे पहुंच जाया करेगा। उसका बिजनेस चल पड़ेगा। उसको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं हो, अपने किसी दोस्त को बनाने के चक्कर में। तो उस दोस्त का नाम ले सकते हैं आप? क्या करना नाम लेके जनाब उसका, बस ठीक है, वो काफी वो इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जी उनका? कोई नहीं जी, पैसे का बैकग्राउंड है, जेब मोटी होगी बहुत ज्यादा जी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके ख्याल में अब ये अप्रोच चल रही है वहां पर कि ऐसी किसी शख्स को एडजस्ट करना? और जो दूसरा मामला है डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 8 महीने से 2 साल तक का मामला है। चले, अगर किसी को केयरटेकर सेटअप में एडजस्ट करना है किसी पॉलिटिकल आदमी को, उसके लिए तो ठीक है मामला कि 8 माह के लिए मैं वज़ीर आला बन जाऊंगा, या 8 माह के लिए मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, या 2 साल के लिए मैं वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मतलब इट्स अ हैंडसम टेन्योर। बट मसला ये कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो मौत नहीं होगी अगर वो अपोजिशन में या गवर्नमेंट में किसी सूरत में वो असेंबलीज में नहीं बैठे होंगे, मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो रहे होंगे। आप शेयर करूंगा हैदराबाद खान, आप ये देखते कौन सी पार्टी जिंदा है यार, बस हिल रही है, बाकी कोई कुछ नहीं बचा। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहते हैं जी, एक फेल्योर है सबका, A to Z जितनी पार्टियां हैं उन्होंने बस अपना काम निकालना है, गवर्नमेंट में आना है, जो कुछ करना है। हुकूमत का तो कोई काम नहीं हुआ है हैदराबाद खान। मैं यहाँ कोयटा में बैठा हूँ, सीधी जाना है, वो दरमियान में एक जो है ना एक पुल टूट गया था, तो वो बहुत पहले, और उसके बाद अब तो क्या कहते हैं हर चीज बन सकती है। वो एक पुल 1 साल से ज्यादा हो गया है जी। तो वो बलूचिस्तान में वो गवादर यूनिवर्सिटी नवाब साहब लाहौर आ रही है, वो कि पुल भी तो लाहौर नहीं आ गया आपका? जी, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी रावी के ऊपर बना दे, ताकि हमको कम से कम ये तो हो कि जी पिंजरापुर बोलान का यहाँ पहुंच गया जी। ये सबसे बड़ा दाग है उन लीडर्स के ऊपर जिन्होंने हाउस क्या कहते हैं, जो कि अपने आप को शेरशाह सूरी सानी कहते थे,
उन लोगों ने एक पुल नहीं बना सके। ये अगर जापान को देते, चाइना को देते, 3 से 5 महीने में ये बेहतरीन किस्म का एक पुल बन सकता था, तो जो कि बलूचिस्तान के लोगों को आराम देता। बहरहाल हमने काम नहीं करना, हमने अपने आप को बनाना है। अब भी अफेयर्स पे ऐसे ही लोग बैठे हैं। अच्छा, वैसे ना आप सब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर बात करें चलें, सादिक संजरानी साहब डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अभी चेयरमैन सेनेट हैं, मुसलसल दूसरा टेन्योर है उनका एज चेयरमैन सेनेट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई इस तरह की पोस्ट पे वो नहीं रहे। पॉलिटिकली जाम कमाल साहब साबिक वज़ीर आला रहे हैं, आपने उनका टेन्योर भी देखा है। अगर आपको दोनों में से चूज करना हो, मतलब आपके ख्याल में वो बेटर बेट जाम कमाल साहब या सादिक संजरानी साहब फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप? अच्छा जी, आपने एक बड़ा इम्तिहान में मुझे डाल दिया। मैं किसी को भी नहीं, इन दोनों में से किसी के लिए भी ऑप्ट नहीं करूंगा जी, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। बस ठीक है, जो आके कुर्सी पे बैठता है उसकी कुर्सी की ताकत होती है, लेकिन कुर्सी स्टैटिक होती है, उसमें लाइफ नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता। उस कुर्सी पे बैठ के आपने आवाम का सोचना है। अगर आवाम के लिए सोचते तो बहुत कुछ हो सकता था। जाम कमाल साहब की हुकूमत अपनी गंवा बैठे किसी न किसी वजह से। मुझे वजूहत मालूम है, मैं नहीं बात कर सकता इस आपके फोरम पे, लेकिन ये कि मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा आदमी हो जो वाकई को काम कर सके, लेकिन काम करने के लिए कोई कंडूसिव एनवायरनमेंट भी होनी चाहिए ना जी। अब देख लीजिए, अगर थोड़ा सा लेट हुआ, इस गड़बड़ में से हो सकता है कोई अच्छी चीज निकल आए। हैदराबाद खान एक उम्मीद, महूम सी उम्मीद है कि आप इस गड़बड़ में देख लें, शायद कोई अच्छी बात निकल आए और मुल्क जो है डायरेक्ट उसके ऊपर है। इस वक्त जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताल्लुक है ना जी, हर आदमी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए सोच रहा है जी। बाकी फिर अल्लाह की मर्जी है जी। बिल्कुल। अच्छा, आप सब मुझे बताइएगा दो चीज़ें। एक तो इलेक्शंस अभी वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे। जो सेंसस नोटिफाई हो गया उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, उनके ऊपर एतराज़ात होंगे, वो सारा मामला सॉर्ट आउट होगा। उसके बाद ये तकरीबन एज़ पर सम फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन कम से कम फरवरी मिड तक इलेक्शंस नहीं हो सकते। फरवरी के एंड पे वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के अपने मामला को बहुत तेज़ी से भी चलाए तो फरवरी एंड के में इलेक्शंस हो सकते हैं। आपको लगता है मौजूदा हालात को जहन में रखते हुए कि अगर नवंबर नहीं तो फिर फरवरी में भी इलेक्शंस के इम्कानात हैं, या आपको लगता है कि अगर नवंबर नहीं तो फिर फरवरी भी क्यों, फिर फरवरी में भी क्यों होंगे इलेक्शंस? मैं अब सर्च करूँ, खान आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं, तो डॉक्टर आपको जो है ना कुछ टेस्ट लिख के देता है, फिर कहता है कि आप अगले दिन आ जाए या टेस्ट लेके आ जाए, मैं आपको दवाई देता हूँ। डॉक्टर डायग्नोसिस कुछ प्रिसाइज हो। अब डायग्नोसिस प्रिसाइज नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अताई है। वो अताई डॉक्टर क्या करता है कि आपने बता दिया सिम्टम्स जो होते हैं, दर्द है सर में, चलने में तकलीफ है, ये है, नींद नहीं आती, तो आपको दवाइयाँ देगा कि आप क्या कहते हैं, पेन किलर्स देगा आपको, और कुछ आपको सोने के लिए दवाई देगा कि आपको नींद भी नहीं आ रही, आप आराम करें, बराबर कर ले। अब अगर अताई सिस्टम है तो फिर अताई सिस्टम में शहबाज शरीफ जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए जी। इसको कंटिन्यू करे तो बेहतर है, और कोई नहीं चाहिए इस मुल्क के लिए। कम से कम वो जानता तो है कि कहाँ झुकना है, कहाँ अड़ना है, किसको दबाना है, किससे दबना है। इससे नहीं होगा। मैं इलेक्शन नहीं देखता। जिस तरीके की बातें चल रही है कि 8 महीना, साल, 2 साल की बातें अमूमन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जिनकी भी बातें सुनता हूँ वो कहते हैं अब इलेक्शन को भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा, लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस बहुत है। हैदराबाद खान एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भी नहीं यार, मुझे मिल जाए अल्लाह मालिक के इर्द गिर्द के लोग हैं मुझे कामयाब करने के लिए। तो मैं भी समझता ही हूँ कि इलेक्शंस को आगे करने के लिए इन्होंने पहले ही ईद रख दी हुई है। ठीक है जनाब, वो हो चुके, सेंसस हुआ फिर कैंसिल कर दिया, गलत हो गया है। इसमें हमारी आबादी कम, उसकी आबादी ज्यादा, पता नहीं क्यों। अब दोबारा सेंसस होगा। कितना पैसा खर्च किया इन लोगों ने जनाब सेंसस पे, अब दोबारा खर्च करेंगे, दोबारा उस्तादियाँ होंगी। इस मुल्क के ऊपर पता नहीं कौन सा वक्त है, कौन सा अजाब है, पता नहीं कब हम इस अजाब से निकलेंगे जी। अच्छा नवाब साहब, आखिर में ये बताइएगा चलें, ये तो आपने बता दिया कि आपको इलेक्शंस वक्त पर नज़र होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मसला ये है कि अगर इलेक्शंस वक्त पर नहीं होते तो हमें कोई फ़ायदा होगा इलेक्शंस वक्त पर ना होने का, या इलेक्शंस वक्त पर ना होने का हमें कोई नुकसान होगा? अगर कोई फ़ायदा है तो आपके नज़दीक वो फ़ायदा क्या है? अगर आप समझते हैं कि इलेक्शंस का वक्त पर इनकाद मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो आपके नज़दीक क्या नुकसान है उसका?
अर्ज करूं आपसे कि इलेक्शन का नुकसान ये है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम किसी बादशाहत में नहीं रहते। हमारी डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल ही, मैं इसको उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, मैं बच्चा जमहूरियत कहता हूँ इसको, ठीक है जी। तो जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है इलेक्शन होना, इरिस्पेक्टिव कि कौन आता है कौन नहीं आता। तो इलेक्शन जरूरी होते हैं किसी भी रिपब्लिक के लिए, और अगर ना होना तो फिर जाहिर है उसका फायदा जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं उनके बड़े मजे हैं जनाब। वो चाहेंगे कि ठीक है चलता रहे, ये लड़ते रहे, हम खाते रहे। तो नुकसान मुल्क का है, दोनों सूरतों में नुकसान मुल्क का है, इंडिविजुअल्स किसी का नुकसान नहीं। आपके पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिटिशियन में भी, इनके पास डुअल जो है नेशनैलिटीज है, इनके पास जायदादें जागीरें सेक्रेटरी से लेवल तक के भी है, निचले लेवल तक भी है, जिन्होंने पैसा बहुत कमाया है। नुकसान होगा आवाम गरीब का, जिसको एक अच्छा खूबसूरत मुल्क मिला हुआ है, उस मुल्क को हम लोगों ने कमजोर कर दिया। किसी भी तरीके से हमने इसको फायदा नहीं दिया। यकीनन डिलेड इलेक्शंस जो होंगे वो एक मसला तो हो जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नवाब साहब अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई गल नहीं।